येत आहेत. आपण टाळ्या वाजवून आणि उभं राहून त्यांचे स्वागत करूया. ॲडव्होकेट आमदार निरंजन डावखरे पण आलेले आहेत. व्यासपीठावर ते विराजमान होतील. राष्ट्रगीत. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। की जय. आदरणीय राज्यपाल महाराष्ट्र आणि गोवा कोश्यारीजी आलेले आहेत. माननीय अध्यक्ष आपल्या रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेचे आमदार संजय केळकर आणि ठाणे जिल्हा शहर भाजपा अध्यक्ष कोकण पदवीधर मतदारसंघ आमदार निरंजन डावखरे व्यासपीठावर आलेले आहेत. मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या प्रथेप्रमाणे दीपप्रज्वलन करून रामभाऊ म्हाळगी स्मृतींना आदरांजली द्यावी. सचिव श्री शरद पुरोहित त्यांना सहाय्य करतील. आदरणीय श्री कोश्यारीजी राज्यपाल यांनी दीपप्रज्वलन करून 35व्या व्याख्यानमालेचं वर्षाचं उद्घाटन केलेलं आहे. आमदार संजयजी केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, आदरणीय राज्यपालांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हावे. व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने आजचं प्रास्ताविक मांडतील. मी संजयजी केळकरांना विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविकाला सुरुवात करावी. धन्यवाद. रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेच्या उद्घाटनाच्या सत्रामध्ये या ठिकाणी उपस्थित असलेले महामहिम राज्यपाल महोदय, आदरणीय कोश्यारीजी, माझे विधिमंडळामधले सहकारी कोकण पदवीधर मतदारसंघातले आमदार आदरणीय निरंजन डावखरे, माझ्या समोर उपस्थित असलेले निमंत्रित आणि असंख्य थेट प्रक्षेपणामध्ये सामील झालेले
मग फेसबुकच्या माध्यमातून असेल, यूट्यूबच्या माध्यमातून असेल, असे असंख्य रसिक श्रोते बंधूंनो, भगिनींनो आणि पत्रकार मित्रांनो, मी सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल महोदयांना खूप खूप धन्यवाद देतो त्यांचं स्वागत करत असताना, की त्यांनी अतिशय थोड्या कालावधीमध्ये आम्हाला या व्याख्यानमालेला येण्याची मान्यता दिली आणि या व्यासपीठाचा गरिमा वाढवला असं निश्चितपणे मी म्हणेल. मी नम्रपणे सांगेन की गेल्या 34 वर्षामध्ये तिसरे राज्यपाल या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमाला समितीतर्फे मी निश्चितपणे त्यांना धन्यवाद देईन. मित्रांनो, आज या व्याख्यानमालेचं 35व्या वर्षाचं उद्घाटन सत्र या ठिकाणी होतं आहे आणि मला आठवतं आहे की 35 वर्षापूर्वी आम्ही मंडळी एका शेकोटीच्या भोवती बसलो होतो. रामभाऊ म्हाळगी हे अतिशय आदर्श लोकप्रतिनिधी देशभरामधले होते आणि रामभाऊ म्हाळगींच्या स्मरणार्थ काही ना काही आपण उपक्रम केला पाहिजे या दृष्टीने आम्ही हे वैचारिक व्यासपीठ सुरू करण्याचा निर्णय केला आणि 35 वर्षापूर्वी जो निर्णय आम्ही केला तो आजपर्यंत तो चालू राहिला. 8 ते 14 जानेवारी या काळामध्ये गेली 34 वर्ष व्याख्यानमाला अखंडपणे सुरू आहे, अविरतपणे सुरू आहे. 239 व्याख्यानमालेमध्ये मान्यवर निरनिराळ्या विषयाचे, म्हणजे शैक्षणिक विषय असतील, कला, क्रीडा, साहित्य, अध्यात्म, आरोग्य, सामाजिक विषय, अशा असंख्य विषयांचे या देशामधले, या राज्यामधले नामवंत मान्यवर या व्याख्यानमालेमध्ये सहभागी होत गेलेले आहेत. त्यांनी ज्ञान, प्रबोधन आणि मनोरंजन या त्रिसूत्रीचा हा अखंड यज्ञ गेली 34 वर्ष चालू होता आणि या 35व्या वर्षामध्ये मी आपलं मनापासून स्वागत करतो. त्याच्याबरोबरच या ठिकाणी पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी उपस्थित असलेले श्रोते देखील आहेत की जे श्रोते 238 व्याख्यानं जे होती ती त्यांनी ऐकलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे मी हे आपल्याला एवढ्यासाठी सांगतो की याचं श्रेय जे आहे ते आम्हाला नाही, हे रामभाऊ म्हाळगींच्या व्यासपीठाला आहे. हे रामभाऊ म्हाळगींच्या वर प्रेम करणारे, या व्याख्यानमालेवर प्रेम करणारे, ही व्याख्यानमाला उचलून धरणारे आणि अविरत अखंडितपणे चालू ठेवण्यासाठी रसिक श्रोते जे या ठिकाणी येत गेले, अतिशय बुद्धिमान, विचारवंत या ठिकाणी ज्ञान, प्रबोधन, मनोरंजनच्या यज्ञामध्ये सहभागी होत गेले आणि त्याच्यामुळे ही व्याख्यानमाला 7 दिवसाची असून देखील आजच्या या सगळ्या धकाधकीच्या काळामध्ये या ठिकाणी या व्याख्यानमालेला प्रत्येक दिवशी प्रतिसाद मिळत गेला. मला सांगायला अतिशय मला स्वतःला काही वेळेला वाईट वाटतं, या कोविडच्या संकटामुळे जी व्याख्यानमाला या भव्य अशा पटांगणावर होत होती, हजारो लोक त्याच्यामध्ये सामील होत असत, परंतु या कोविडच्या संकटामुळे सगळ्या नियमांचं पालन करत असताना या हॉलमध्ये काही निमंत्रितांना आणि या ठिकाणी थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून हजारो रसिक श्रोत्यांना यामध्ये सहभागी होत आहेत. परंतु मी महामहिम राज्यपाल महोदयांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत आणि त्यांना धन्यवाद देईन की या सगळ्या, म्हणजे खरं म्हणजे मला जी माहिती दिली गेली की राज्यपाल महोदयांना गोव्याला उद्या तातडीने सकाळी जायचं आहे, उपराष्ट्रपती येणार आहेत, परंतु या व्याख्यानमालेवरच्या प्रेमापोटी, आमच्या आग्रहापोटी आणि या सगळ्या यज्ञामध्ये सहभाग असावा म्हणून त्यांनी या एवढ्या उशिराच्या वेळेला देखील या ठिकाणी आपल्यासमोर या ठाण्यामध्ये येऊन हजेरी लावली, उपस्थित झाले, म्हणून त्यांचं मी विशेष असं मनापासून आपल्या सगळ्यांच्यातर्फे धन्यवाद देतो. ही उद्यापासून निरनिराळ्या विषयावर व्याख्यानं होणार आहेत. दरवर्षी आपण अनेक विषयांवर व्याख्यानं ठेवतो आणि मग आरोग्याच्या विषयावर आहे, संवर्धनाच्या विषयावर आहे, दुर्गसंवर्धनाच्या विषयावर आहे, काश्मीरच्या विषयावर आहे, शेतकऱ्यांच्या विषयावर शेतकरी नेते या ठिकाणी भाष्य करणार आहेत. असे विविध विषयावरचे मान्यवर आपल्याला या व्याख्यानामध्ये सहभागी होणार आहेत. या सगळ्या व्याख्यानाचा आपण थेट प्रक्षेपणाद्वारे आणि ज्यांना निमंत्रित आहेत त्यांनी निमंत्रित या ठिकाणी प्रत्यक्ष सहभाग घ्यावा आणि ही जी व्याख्यानमाला अखंडितपणे अविरतपणे जी सुरू आहे त्याला जो
केवळ ठाणेकरांनीच नाही तर आसपासच्या असंख्य श्रोत्यांनी जो 34 वर्ष रिस्पॉन्स दिला, प्रतिसाद दिला, तो या 35व्या वर्षामध्ये देखील आपण निश्चितपणे द्यावा, अशा प्रकारचं मी आपल्याला आग्रहाची विनंती करतो, प्रार्थना करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं या व्याख्यानमालेच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपलं स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द पुरे करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संजयजी. आणि आता आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत. माननीय राज्यपाल महामहिम कोश्यारीजी आपल्याला आता संबोधन करतील. 35व्या वर्षातलं पहिलं पुष्प आणि 239वं पुष्प रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेचं. संजयजी म्हटल्याप्रमाणे 3रे राज्यपाल इथे येत आहे. तर आता आपण कोश्यारी यांचे आशीर्वादपर वचन ऐकूया. रामबाबू महालगी स्मृति व्याख्यानमाला समिति की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में इस समिति के चेयरमैन आमदार श्री संजय केलकर जी, आमदार श्री निरंजन जी, यहाँ समिति के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रातः स्मरणी हमारे सब लोगों के एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाने वाले रामभाऊ महालगी को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। और जैसा अभी संजय जी बता रहे थे, केलकर जी, यहाँ पर अनेक विभूतियों ने, अनेक मनीषियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से कुछ आज वर्तमान हैं, कुछ दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन विभूतियों ने पिछले 34 वर्षों में, यहाँ 34 वर्ष यही बताया आपने, 34, तो 34 ईयर्स में आप सबका मार्गदर्शन किया, देश का मार्गदर्शन किया है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो वर्तमान में हैं या जो दिवंगत हो चुके हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं भाई संजय केलकर और उनके सभी साथियों का भी आभारी हूँ। केलकर जी ने मुझसे कहा कि भाई नहीं, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। अब मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत दिनों से, लंबे समय से, जब से आया हूँ, खांसी तो मुझे लोग कहते हैं कोश्यारी जी आप राज्यपाल जी मराठी सीख गए क्या, मराठी सीख रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं केवल इतनी मराठी सीखा हूँ कि खोखला बरा होत नहीं, इससे आगे तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है कि अपने विचार व्यक्त करने में भी। पर चूँकि जनता का आग्रह रहता है, डॉक्टर कहता है मत बोलो, लेकिन जब गला बंद हो जाएगा, कमिश्नर साहब तभी बंद करेंगे, उससे पहले कहाँ बंद करते बोलना। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। आप सब जो यहाँ पर हैं अथवा अन्य माध्यमों से सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस देश में हमेशा ही विचारों को बड़ी प्रधानता दी गई है और विचार क्रांति के कारण ही दुनिया के अंदर परिवर्तन आते हैं। तलवार के माध्यम से बहुत जल्दी आ जाते हैं, फिर जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जो वैचारिक क्रांति है, जो विचार के माध्यम से चिंतन मनन और बड़े गहन अध्ययन के बाद जो विचार आते हैं और जो ऐसी एक प्रकार से नई नई चीज़ें आती हैं, वो जो क्रांति होती है, विचार क्रांति, वो दीर्घजीवी होती है। और इसलिए आप सब लोगों ने जो ये प्रयास किया है कि हम सब हर वर्ष रामबाबू की स्मृति में ऐसी कोई व्याख्यानमाला आयोजित करें, और वो एक दिन नहीं, एक सप्ताह तक करें और भी आगे करें, तो मैं सोचता हूँ कि ये
ये प्रतीक है उस भारत का जिस भारत के बारे में कहा जाता है कि इस भारत में एक बार हमारे उज्जैन में कालिदास से कवि कालिदास और ऐसे लोग हुए हैं, और ऐसे वहाँ महाराजा भोज के ज़माने में कहते हैं कि सब लोग संस्कृत जानते थे। महाराजा भोज स्वयं काव्य करते थे। एक दिन कुछ विद्वान लोग गए, उन्होंने देखा कि एक जुलाहा यानी जो कपड़े बिनता है वो कपड़े दिन भर बिनता रहा, तो उन्होंने कहा भाई तेरी ज़िंदगी बेकार कर दी है, चल तेरे राजा के पास ले जाते हैं, तू तो कविता भी नहीं जानता, कुछ नहीं करता, क्या करता है, राजा तो हमारा कविता प्रेमी है, इतना विद्वान है, चलो वहाँ चलो तुम, हम तुम्हारी शिकायत करते हैं। वहाँ राजा के पास आया, राजा ने उससे क्या बात है, थोड़ी बात बोली, तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है उस पूरी कविता का, तो उस कविता के अंत में कहता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बोले राजा हुक्म करो, कवियामी बयामी यामी, मैं कवियामी करूँ, मैं कविता करूँ, जिंदगी जीवित करूँ, या तुम्हारा राज छोड़ कर चले जाओ। तो मैंने एक उसको देख करके राजा ने कहा अरे, और वो सारे जो कवि लोग थे जो वहाँ के बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा अच्छा यहाँ का जुलाहा भी इतना ज़्यादा जानता है, वीवर भी इतना ज़्यादा जानता है। तो ये इस देश की ये परंपरा रही है, और इसलिए यहाँ शास्त्रास्त्र होते थे। यहाँ कभी किसी ने तलवार के माध्यम से जीता नहीं। इस देश में जब विजय प्राप्त करते थे तो शास्त्रों के माध्यम से करते, शास्त्रास्त्र होते थे, और शास्त्रास्त्र के कारण से इसके लिए अपने यहाँ बोला गया है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। अलग अलग मन में अलग अलग लोगों के भिन्न विचार हो सकते हैं। ये नहीं कि आज आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ तो बस आपको जेल डाल दूँ, आपको गला कर दूँ, आपको इमरजेंसी लगा दूँ, आपको फलां कर दूँ, आपको फलां कर दूँ, फलां फलां कर दूँ। नो, नॉट दैट। विचार भिन्नता होगी लेकिन हम आपस में विचार करेंगे। ये जो संसदीय परंपरा है, जो विदेश में ये संसदीय विधायी परंपरा है, वो वास्तव में एक इसी का रूप है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम देश के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और उसमें संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर पक्ष होता है, विपक्ष होता है, विचार विमर्श होते हैं, और विचार विमर्श के बाद फिर जो निर्णय होता है वो सब मानते हैं। तो ऐसा एक आज पश्चिमी जगत में भी इस प्रकार का एक माहौल बना है कि वहाँ भी पूरे विश्व के अंदर कि नहीं, सारे समाज के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग जो वैचारिक संस्थान है, संगठन है, उनके माध्यम से की जो राजनीति है वो भी उसी प्रकार से चलती है। ये संसद है, विधानसभा है, इन सब में बड़ा बहस होती है। लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो राजनेता लड़ रहे हैं, इतने ज़ोर से बोल रहे हैं, पर बाद में पता लगता है कि शाम को सारे इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक एक साथ कॉफ़ी पी लेते हैं, तो नो डिफरेंस। तो ये जो वैचारिकता है ये हमारे देश की विशेषता है, और इसलिए हम सब लोगों ने भारत का जो इतिहास है वो ये बताता है, हमारा इतिहास, कि हम सब लोगों ने जो विश्व विजय प्राप्त की है, यानी मंगोलिया तक, चाइना तक, जापान तक। यदि बुद्ध धर्म गया, बौद्ध धर्म वहाँ तक पहुँचा तो लड़के नहीं गया, तलवार के बल पर नहीं गया, किसी सेना के बल पर नहीं गया, लंका तक गया, वहाँ श्याम तक गया, आगे तक बर्मा तक गया। तो कैसे गया? केवल एक वैचारिक आधार पर, वैचारिक शुद्धता के आधार पर, वैचारिक श्रेष्ठता के आधार पर, केवल बुद्धि के आधार पर नहीं, हृदय के आधार पर। हम कितना अपना हृदय विशाल है, कितना हम प्रेम के आधार पर दूसरे को जीत सकते हैं, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, नानक देव के ऐसे के अनेक उदाहरण हैं, अनेकों के यहाँ, चाहे रामदास जी हों, दूसरे संत हों, ज्ञानेश्वर हों, इन सब के ऐसे उदाहरण आते हैं कि इन सब लोगों ने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, सबके अंदर एक प्रकार की हम उच्च चिंतन करें। हम अपने इस शरीर में आए हैं तो इस शरीर के अंदर का जो आत्मा है उससे साक्षात्कार करें। ऐसा इतना श्रेष्ठ अपने यहाँ का वैचारिक संस्थान था, और इसीलिए ये देश इतने आक्रमणों के बाद भी, इतने हमलों के बाद भी, और उसके बाद भी देश जिंदा है। और जिंदा ही नहीं तो आज हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि हमारा देश, ऐसा लगता है मुझे ध्यान है जब मैं पढ़ता था तो मैं विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को बहुत पढ़ता था, तो विवेकानंद जी ने कहा था 1897 में कहा कि अगले 50 साल तक सारे देवी देवताओं को भूल जाओ
और केवल केवल भारत माता का ध्यान रखो। कल्पना कीजिए, बोले अगर आप 50 साल तक सबको भूल करके केवल भारत माता और भारत माता का ध्यान रखेंगे तो भारत माता फिर से जगत गुरु बन जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि 50 साल बाद देश आज़ाद हो गया। वो गुलामी का कालखंड था जब हमारे स्वामी जी ये विषय बोल रहे थे, और 50 साल बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। एक प्रकार से संत युग दृष्टा होते हैं, ये आगे देखते हैं, भविष्य देखते हैं। तो इसीलिए अपने देश के अंदर ये बड़ा चिंतन है, और उस चिंतन के पीछे जो हम लोगों का भाव रहता है, हम लोगों का भाव ये नहीं है कि जनेऊ नहीं पहना तो तुम मनुष्य नहीं हो, तुमने ऐसी टोपी नहीं पहनी, ऐसा कपड़ा नहीं पहना, ऐसे पूजा नहीं की, ऐसे पाठ नहीं किया तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि सबके अंदर भगवान को देखो, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन कहा। अनेक लोगों ने उसको, हमारे ऋषि मुनियों अनेक अलग अलग ढंग से उसको वर्णन किया है। ऐसा पार्शियली अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो लोग ने भी किया है, कुछ कुछ चीन के कन्फ्यूशस ने भी किया है, लेकिन हमारे संतों ने उससे आगे बढ़ करके, विचारकों ने, तत्ववेताओं ने उससे आगे जा कर के आत्मदर्शन करते हुए, और उन सब लोगों ने कहा कि देखो ये जो विश्व है, हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार है, केवल चिंतन नहीं, नॉट ओनली थिंकिंग, नॉट ओनली आइडियाज, बल्कि हमारा व्यवहार, बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि हम सारे विश्व को एक नीड़ के रूप में, घोंसले के रूप में, ऐसे रूप में देखें, नेस्ट, जस्ट लाइक ए नेस्ट, कि सारा विश्व मानो ये एक घोंसला है जिसमें पक्षी रहता, उसके बच्चे रहते, मानो इस प्रकार का ये सारा विश्व है। ये यत्र विश्व भ्योतेक नीड़म, इस प्रकार का श्रेष्ठ भावना दिया। और इन लोगों ने उन्होंने कहा कि मेरा, ये तेरा, ये तो लघु चेतसाम, अयम निजा परोवेताम, ये क्या है? लघु चेतसाम, ये छोटे मन के लोगों का विचार है, जो उदार चरित्र है। उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो उदार चरित्र लोग हैं, इनके लिए सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक फैमिली है। ऐसा उच्च आदर्श दिया, और उस आदर्श का हम लोगों ने पालन किया, और उस आदर्श के कारण से दुनिया के लोग यहाँ ज्ञान सीखने आते थे। ठीक है, हम कालखंड में 1000 साल गुलामी में रहे होंगे, गुलामी से लड़ते रहे होंगे, संघर्ष करते रहे होंगे, लेकिन वो आदर्श, हमारे आदर्श दुनिया भर में लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, जर्मन आए हिंदुस्तान के अंदर, उन सब लोगों ने एक प्रकार से यहाँ राज्य करने के साथ साथ अध्ययन किया। उन्होंने कहा आखिर क्या कारण है कि यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहाँ से, ये सब मिट गया दुनिया से, लेकिन रोमा मिट गई सब जहाँ से, लेकिन क्या कारण है कि हस्ती मिटती नहीं हिंदुस्तान की, एक मिलता में क्यों नहीं मिटता है? तब उन सब लोगों ने अध्ययन करने के बाद कहा, अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, पाली का अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद वो बड़े इस मामले में यूरोपियंस, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे हमारे इटालियन हो, चाहे आपके जर्मन हो, वो इस मामले में बड़े रिजिड, बड़े कठोर है वो, कि अध्ययन करना चाहिए, गहरे में जाओ। तब उन लोगों ने पाया कि अरे ये भारत तो इतना कितना रिच है, कितना महान है। आप लोगों में से बहुत से सुना होगा, जब कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हमारे जर्मन कवि गेटे ने पढ़ा, तो जर्मन कवि गेटे कहते हैं कि कालिदास का पढ़ने के बाद, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के बाद गेटे नाच उठा। अब आप कल्पना कीजिए कि कितना हमारा आदर्श है, कितना है, उसके पीछे हम सब भूल गए, लेकिन याद करने वाले थे समाज के अंदर। वो मरा नहीं, उसको थोड़ा दिन मूर्छा लग गई होगी, जैसे लक्ष्मण जी को लग गई थी, लेकिन संजीवनी हमेशा बटी थी, और उस संजीवनी बटी से एक प्रकार से वो फिर जागृत होता है। और जब जागृत होता है वो जो विश्व बंधुत्व का भाव, तो फिर वो विश्व बंधुत्व कमज़ोर नहीं कर सकता है। कमज़ोर क्या कहेगा, मैं भाई हूँ, दूसरा मारने जा रहा है, अरे नहीं आप मेरे भाई हो, मुझे मत मार, वैसे कभी चलता है। परंतु आप सशक्त हैं, वीर हैं, बलवान हैं, और इसलिए उन्होंने कहा वीर भोग्या वसुंधरा, ये वसुंधरा, ये जो वीर लोग हैं, ये वही उसका भोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से हम सब, ये जो आत्मा है
उसको आत्मा हमारे यहाँ बहुत बोला गया है, लेकिन कहा कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, ये जो आत्मा है, ये जो कमजोर है, वो प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मा को प्राप्त कौन करेगा? देश का सम्मान कौन बढ़ेगा? जो बलवान होगा, सशक्त होगा। और इसलिए आज फिर से एक बार हमारे देश के अंदर ये हमारा सौभाग्य है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, देश का सौभाग्य है। क्या देश के अंदर एक बार फिर से, और जिसको हम लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, अभी तक हम उसको नारा लगाते थे, लेकिन आज हम एक प्रकार से फिर से एक बार उसी भावना को एक सशक्त भारत के रूप में पेश करते हुए, एक ताकतवर भारत के रूप में पेश करते हुए, आज हम सब लोग, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, व्हाट इज रिसोनेटिंग, वही वसुधैव कुटुंबकम, वो जो भाव है, वो आज जब हम ये बात बोलते हैं, हम आप सब बोलते हैं नहीं सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, तो ये उस भाव का, वो सनातन काल से जो हमारी परंपरा है, ये उस परंपरा का परिचायक है। और इसलिए उस सब के लिए जो आवश्यक है कि हम सबका साथ, सबका विकास कब करेंगे? तो शायद हम तभी करेंगे। कब कर सकते हैं? जब हम एक प्रकार से सशक्त होंगे, शक्तिशाली भारत बनाएंगे। आप कल्पना कीजिए, चाइना ऊपर से आता है, कितना डरा रहा है रोज, लेकिन हिम्मत हो रही है कि कुछ आगे बढ़े। जितना चोरी से बढ़ गया, सीना चोरी से जो बढ़ गया, कितने महीने हो गए, आज आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। आज चाइना के सामान हिंदुस्तान में अगर बेचना बंद कर दो, उसकी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। ये क्यों? इसलिए कि लगता है आज हिंदुस्तान जाग रहा है। ये नहीं कि केवल प्रधानमंत्री जग गया, उसकी पार्टी जग गई है, एक हिंदुस्तान जग रहा है कि हाँ, हमको आज कोई जो ललकार रहा है, जो बोल रहा है, नेतृत्व दे रहा है, उस पर लोगों का विश्वास है। और उस पर विश्वास है तो स्वाभाविक रूप से देश का विश्वास होगा, सबका विकास होगा। सबको विश्वास में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो एक प्रकार से देश शक्तिशाली होगा, देश बड़ा संपन्न होगा। और उसके नाते से हम जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास, वो जो विश्व बंधुत्व की अपनी सनातन परंपरा है, उस परंपरा को फिर से एक बार दिखाते हुए, और फिर विश्व के अंदर जो आप लोगों ने सुना होगा कि जब वहाँ से सोक्रेटिस, वो अलेक्जेंडर हिंदुस्तान में आक्रमण करने आया, तो उसके गुरु ने कहा, बेटा तू वहाँ जा रहा है आक्रमण करने, जब लौटेगा तो मेरे लिए गुरु लेके आ जाना। आज गुरु जो है ये इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिल जाएगा वो आपको, क्योंकि ये इतना एक प्रसिद्ध है। तो इसलिए हम आज उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस नई आस्था के साथ देश को आगे बढ़ने में फिर से उस अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की दिशा में ये हमारे लिए मार्गदर्शक होता है। मैं एक बात और कहूँगा, मैं इन्होंने बहुत लंबा समय दे रखा है, मेरा गला बोलता नहीं, मैं इतना बोल भी नहीं पाता, लेकिन आपसे निवेदन करूँगा एक बात और कह के कि देश, हमारा देश क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। एक ज़माने में ये सोने की चिड़िया कहलाता है। ये कोई कपोल गप्पी नहीं है कि अपनी आत्म प्रशंसा में बोला जा रहा है। इट वॉज ए फैक्ट, इतिहास बोलता है कि देश सोने की चिड़िया थी, यहाँ ताले नहीं लगते थे, मकान खुले रहते थे। इस प्रकार का यहाँ का एक सारे वर्णन हुइनसांग ने, फाइयान ने, सब ने किया, मेगास्टेनीज ने किया है। लेकिन आज क्या हो गया? देश पीछे हट गया, देश कमज़ोर हो गया। पिछले 1000 साल में हम लोग देखते हैं, लेकिन आज फिर से हमारे पूर्वजों की कृपा से, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, हमारे क्रांतिकारियों की कृपा से, हमारे अनेक, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के संग्राम के सेनानी हों, इन सब के त्याग से, बलिदान से आज हम एक नई दिशा में आए हैं। और उस नई दिशा में एक ऐसा नेतृत्व मिल रहा है। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था अप्पो दीपो अप्पो भव। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था, देखो भाई, स्वयमेव मृगेंद्रता, ये जो मृग है, मृगेंद्र है, यानी पशुओं का राजा है, शेर, बोले उसका कोई अभिषेक नहीं करता है, कोई उसको चंदन टीका लगा करके, और पंडित जी उसको राजा नहीं बनाते,
बोले वो स्वयं ही अपने पराक्रम के बल से वो मृगेंद्र बनता है, सबका राजा बनता है। अभी मैं पढ़ रहा था प्रणब मुखर्जी साहब की पुस्तक के बारे में, उसकी समीक्षा आ रही थी, तो उसने समीक्षकों ने सबने लिखा है कि भाई प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, बोले ये अपने परिश्रम से बना है, अपने अर्जन से बना, न कि किसी परिवार की वजह से बना है। नरेंद्र प्रधानमंत्री वो हैं और मैं उनका राज्यपाल उससे नहीं बोल रहा हूँ, इट्स ए फैक्ट। जो प्रणब मुखर्जी जैसा आदमी बोलता है, तो एक प्रकार से देश को फिर से उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके अंदर वो मृगेंद्रता लानी पड़ेगी, वो शेर के जैसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। सारे देश का हर नागरिक जब उस दिशा में बढ़ेगा, तब आकर के देश एक आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम फिर से एक बार, जिसको आत्मनिर्भर कहते हैं, आप में से कितने लोग जानते होंगे, सब अखबारों में आता रहता है, आज से 200 साल पहले देश का जो जीडीपी था दुनिया का लगभग 30%, 27% था। आज कितना कम हो गया है? आज हम कहाँ हैं? क्यों नहीं हुआ? क्यों इतने पिछड़ गए? क्योंकि दो लोगों ने लूटा, आए अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, सब आए, सब लूटा देश को। और दुर्भाग्य से हमारी कुछ नीतियाँ ऐसी रही कि हम शायद जितना प्रोग्रेस कर सकते थे, जो उन्नति पिछले 70 सालों में करनी चाहिए थी, वो कर नहीं पाए। कहीं नहीं, गलती हुई, मनुष्य है, गलती होती है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अब देश 1991 के बाद और विशेष करके पिछले 8-10 वर्षों में एक प्रकार से फिर नई चेतना आई है, और देश एक प्रकार से लगता है कि भाई नहीं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, घर घर बिजली पहुंच रही है, घर घर सब चीज़ें बन चुकी हैं, एक नया लोगों में एक विश्वास जग रहा है, आस्था जग रही है। और इसीलिए जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये नारा नहीं, ये आत्मनिर्भर क्या कोई एक प्रधानमंत्री बना लेगा? क्या कोई उसकी पार्टी बना लेगी? ये आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब आप और हम सब ये संकल्प करेंगे। ये कोई किसी पार्टी का नारा नहीं है, ये किसी विचारधारा का नारा नहीं है, ये देश की आवश्यकता है, ये दुनिया की आवश्यकता है। हमारा देश आत्मनिर्भर बने। मुझे ध्यान है, जब मैं छोटे उम्र का था, खाना बाहर से 48 क्या था PLA, वो अनाज आता था बाहर से। हाँ, पता ही है। और आज क्या है? आज लाखों टन अनाज आपके पास पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। हमारे एक मंत्री तो कहते कि नहीं, उससे ये सैनिटाइजर बना दो। तो एक प्रकार से इतना सौभाग्य है कि हम आज संपन्न हैं, दूसरों को दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनाए? ये बहुत आवश्यक है। और ये मैं सोचता हूँ कि ये कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि हवाई नारा है, या कोई उसका मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ये सच हो सकता है। और उस सब के लिए, जैसा अंग्रेजी में कहा है, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, या गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। इसका अर्थ है, यदि हम आत्मनिर्भर होंगे, कल पुर्जे, कारखाने, विद्या, हर चीज़ में, विज्ञान, सब चीज़ों में यदि हम आगे बढ़ेंगे, कृषि, उद्यान, सब चीज़ों में अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से देश न केवल आत्मनिर्भर होगा, बल्कि फिर से एक बार हम अनेक देशों को, आज भी हम अनेक देशों को सहायता करते हैं। आप हम सबको पता भी नहीं होगा कि भारत कितने देशों को, कोई आज 5-6 साल की बात नहीं बोलना, पहले से करता है, काफ़ी दिनों से कर रहा है। तो अब ये और लोग हमको आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, पर कब कैसा होगा? ये होगा जब हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग एक प्रकार से, जब आज हमारे राम बाबू जी की स्मृति में ये व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं, तो एक इस व्याख्यान माला के माध्यम से इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं देखता हूँ कि पिछले साल में जहाँ ऐसी सुंदर सड़कें बन गई, आनंद आता है। जहाँ सड़क नहीं जाती थी, वहाँ अब हवाई जहाज़ चलने लग गया है। एक चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, परंतु उस सब में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई डू? मैं अपने देश के बारे में सोचा हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं, अरे क्या क्या देश ने हमारे लिए, ऐसा लोग सोचते हैं, क्या क्या सरकार ने हमारे लिए, ये सोच नहीं,
हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या, देश को देंगे तो सरकार भी ठीक चलेगी, देश के लिए हम काम करेंगे तो सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी, देश के लिए काम करेंगे तो आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसलिए उस दिशा में मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग एक प्रकार से ऐसा एक नया समय आ रहा है, एक नया कालखंड आ रहा है, उस कालखंड में हम सब लोग, जो आने वाला भविष्य है, दुनिया हमारी ओर देख रही है, सारा विश्व हमारी ओर देख रहा है। और अब जब कल परसों की घटना ने सबसे, आज के युग में, हमारे यहाँ पहले से भी गणतंत्र था इस देश के अंदर, पूरे वैशाली का गणतंत्र सब बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन आज के युग में ये जो आज से 227 साल पुराना अमेरिका है, वो सबसे बड़ा पुराना प्रजातंत्र बोला जाता है। लेकिन आज हिंदुस्तान की संसद में या विधानसभाओं में तो पता नहीं लट्ठे फट्टे जूते फूते क्या चलते होंगे, लेकिन वहाँ जो इतना सभ्य माना जाता है, जो इतना जिसका लोग आदर्श मानते थे, आज क्या हो रहा है, आज वहाँ संसद के अंदर एक प्रधानमंत्री के पूरे राष्ट्रपति के आदमी जा करके गोली चलाते हैं। क्या है इसके मतलब ये है, वो जो आत्मचिंतन रहा नहीं, वो जो आदर्श चिंतन था वो रहा नहीं। अरे कुर्सी गई तो नहीं जी, हम तो छोड़ेंगे नहीं, कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, तो कुर्सी खिसक गई तो हो गया। तो इसलिए हम सबको, फिर लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि हाँ भाई ये भारत है, यहाँ इमरजेंसी लगी, लेकिन जनता ने इमरजेंसी को हटा दिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तुरंत गद्दी छोड़ी। ये भारत की विशेषता है। इसलिए हम सब लोग आज एक बार, दुनिया हमारी ओर देख रही है, लेकिन दुनिया किसकी ओर देखती है? जो विद्वान है, जो संपन्न है, जो शक्तिशाली है, उसकी ओर दुनिया देखती है। और इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है और आत्मनिर्भर बनना है तो सब के लिए हम सब स्वयं को एक प्रकार से हम सब ने कोशिश करनी पड़ेगी। और शायद हमारे पुण्यस्मरणी प्रातः स्मरणी रामभाव महालगे जी का भी यही सपना रहा है, और भी हमारे लोगों का यही सपना रहा है, ये देश आगे बढ़े, ये देश दुनिया को दिशा दिखाए, यही सपना लोगों का था और सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री के एक आवाज़ लगाने पर दुनिया के 180 देश योगा डे मनाने लग जाते हैं, और जाने कितने, मैं उसको उनकी तारीफ करने नहीं आया, इसलिए उस विषय पर नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि देश का स्वाभिमान जिसमें जगता हो, अगर कोई भी जगाता है वो वंदनीय है, वो अभिनंदनीय है और एक प्रकार से अनुकरणीय भी है। और इसलिए हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उस दिशा में यदि इस व्याख्यान माला के माध्यम से हम संकल्प लेंगे, और जो विशेषज्ञ लोग हैं, मैं किसी बात का संजय जी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं तो बहुत एकदम लेमैन हूँ, लेकिन आपने बुलाया और रामबाबू जी की स्मृति में तो मेरा भी एक प्रकार का, मैंने कहा मैं भी थोड़ा बहुत बहती गंगा में मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूँ, आ गया। हाँ, खिसक, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना लोग, खिसक क्या फिसल गई तुम्हारी गंगा, ऐसे तो हमको भी थोड़ा पुण्य मिले, इस नाते से आपके आग्रह पर मैं यहाँ पर आया, इतने सबके दर्शन हुए। क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे बोलना भी कम है, इच्छा तो थी कुछ बोलने की, लेकिन आप सबसे यही निवेदन करूँगा, हम विचारवान बने, शक्तिवान बने, सामर्थ्यवान बने और उस आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सब प्रयत्नशील रहें, जो हमारे पूर्वजों का संकल्प था, जो आज के हम लोगों का संकल्प है, सबका जन जन का संकल्प बन करके हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इस व्याख्यान माला की सार्थकता होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल माननीय भगतसिंग कोश्यारी जी, ठाणे महानगरातील सर्व नागरिक, या व्याख्यानमालेचे श्रोते आणि व्याख्यानमाला समितीचे कार्यकर्ते, या सर्वांतर्फे आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। एकच गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला सांगायची आहे की त्यांचा सरळ साधेपणा, आज खरं म्हणजे माननीय उपराष्ट्रपती यांच्याबरोबर त्यांचा दौरा होता, परंतु व्याख्यानमालेचं या ठिकाणी उपस्थिती याच्यासाठी त्यांनी उपराष्ट्रपतींना विनंती केली की या व्याख्यानमालेसाठी मला जायचं आहे, आणि तो
कार्यक्रम पोस्टपोन केला त्याबद्दल पण व्याख्यानमाला समिती श्रोते आणि ठाणेकरांतर्फे आपले मनपूर्वक आभार. आपण असंच आमच्यावरती सदोदित प्रेम करावं, आम्हाला मार्गदर्शन करावं एवढीच या निमित्ताने आपल्याला विनंती. एकच फक्त उद्याच्या कार्यक्रमाविषयी, उद्या डॉक्टर शिल्पा आडारकर यांचं मानसिक आरोग्यावरती व्याख्यान आहे. अर्थातच आजच्यासारखंच अत्यल्प उपस्थितीत आणि आपल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणार आहे. यानंतर आपल्या प्रथेप्रमाणे वंदे मातरम होतं, पण राजभवनच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे राष्ट्रीय गीतांनी जनगणमनाने आजच्या कार्यक्रमाचा समारोप होईल. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता.